हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंशन। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर मैं रिट लेवल फर्स्ट का ईवीएस सब्जेक्ट का जनरल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें से मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। सॉरी, 5 चैप्टर, और ये मेरा चलेगा 6 चैप्टर, जिसका नाम है ईंधन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। ईंधन वह रासायनिक पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है ईंधन कहलाता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोगैस और बायोमास। यानी कि ये रासायनिक पदार्थ जो कि ईंधन कहलाते हैं, यानी कि जैसे रासायनिक पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, उन सब से हमें ऊर्जा मिलती है और वही ईंधन कहलाता है। वह रासायनिक पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है ईंधन कहलाता है, जैसे कि ईंधन की कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है: पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोगैस, बायोमास। अब यहाँ पर है पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार से बनता है, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप आदि के कारण सागर और महासागर मिट्टी से भर गए थे। यानी कि जब करोड़ों और लाखों वर्ष पूर्व जो हमारे सागर थे वो मिट्टी से दब गए थे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सेकंड पॉइंट है, ऐसा होने के कारण जल में जीव जंतु मृदा के नीचे दब गए थे। जब महासागर के अंदर मिट्टी आ जाएगी तो महासागर के अंदर उपस्थित जितने भी जो भी जंतु और पक्षी है वो सभी मिट्टी के नीचे दब गए थे। तीसरा पॉइंट, मृदा के नीचे दबने से इन जीवों पर निम्न तीन स्थितियां उत्पन्न हो गई। तीन उपस्थितियां क्या थी? उच्च ताप और ओटो एब्सेंट। ओटो एब्सेंट यानी कि उच्च दाब लगने लग गया था और उन पे उच्च ताप लग गया था। फिर उसके बाद ओटो एब्सेंट यानी कि मिट्टी जब भरी रहती है तो उसके अंदर ओटो बिल्कुल अनुपस्थित रहती है, यानी कि ओटो एब्सेंट रहती है। फोर्थ, इस कारण क्या हुआ? उपरोक्त तीनों स्थितियों पर यह जीव जंतु मृदा के नीचे दबे रह गए। विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के कारण कारण कालांतर में पेट्रोलियम पदार्थ में बदल गए। और इन इन तीनों स्थितियों में, यानी कि जब उन उन पशु पक्षियों पर उच्च दाब लगा, उच्च ताप लगा, ऑटो एब्सेंट रही, तो वो जीव मृदा के नीचे दबे रहे और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के कारण आगे समय में जाकर वो किससे बदल गए? पदार्थ में बदल गए। फिफ्थ पॉइंट है, पेट्रोलियम पदार्थ कई पदार्थों का हाइड्रोकार्बन मिश्रण है। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो कई प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उनका मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? पेट्रोलियम होते हैं। ठीक है। सिक्स पॉइंट है, यह एक गहरे भूरे रंग का द्रव पदार्थ होता है, यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है। सेवन पॉइंट है, पेट्रोलियम पदार्थ को इसके व्यापारिक महत्व के कारण द्रव सोना और काला सोना भी कहा जाता है। यानी कि जो पेट्रोलियम है, जैसे कि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम का जो चार्ज है वो काफी बढ़ गया है। कभी 80 होता है, कभी 75 होता है, तो इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। तो जो आज का जो जीवन है उसमें पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए इसे व्यापारिक महत्व के कारण द्रव सोना, काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द पेट्रो यानी होता है चट्टान, ओलियम यानी होता है तेल, से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है चट्टान का तेल। यानी कि जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रो यानी होता है चट्टान, ओलियम यानी होता है तेल। तो ओलियम तेल यानी चट्टान का तेल ही पेट्रोलियम होता है। 9 पॉइंट है यहाँ पे, पेट्रोलियम ग्रीक भाषा का एक शब्द है। जो पेट्रोलियम है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। पेट्रोलियम पदार्थ में उपस्थित पदार्थ निम्न है: पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, नेफ्ता, केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और डाबर, यानी कि जिसे कहते हैं एस्फोल्ट। यानी कि ये सही पदार्थ किसमें उपस्थित है? पेट्रोलियम पदार्थ में उपस्थित है। जैसे आप देख सकते हैं पेट्रोलियम गैस, ये मतलब ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थ को एक दूसरे से पृथक या अलग करने के लिए प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनमें से इन सभी चीज़ों को अलग करने के लिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ता है? आसवन, यानी कि प्रभाज्य आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। 12 पॉइंट है, इन सभी पेट्रोलियम पदार्थों को इस विधि द्वारा अलग करने के लिए इनके क्वथनांक मान पर गर्म किया जाता है, जो निम्न है। यानी कि जो प्रभाजी आसन विधि है उनको पेट्रोलियम पदार्थ से कुछ जो पदार्थ हमने आगे पढ़े थे उनको अलग करने के लिए प्रभाजन आसन विधि का उपयोग किया जाता है, और इसके लिए इन्हें एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, जो निम्न है। जैसे कि पेट्रोलियम गैस का यहाँ पर है 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल का है यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस। नेफ्ता का भी आप देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर है डामर और एस्फोल्ट का, जो कि कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। ये इनका क्वथनांक के डिग्री सेल्सियस में है।
पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किस प्रकार होता है? पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग घरेलू सिलेंडरों में ईंधन के रूप में होता है। जैसे कि हमें पता है कि सीएनजी गैस है जो हमें घरेलू सिलेंडर के रूप में ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं। ऐसे ही पेट्रोल है जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों में या शुष्क धुलाई में भी पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। केरोसिन होता है, यह चिमनी, लालटेन, स्टोव आदि में ईंधन के रूप में भी होता है। जो केरोसिन होता है वो चिमनी, लालटेन, स्टोव आदि के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जैसा कि हम बचपन से जानते हैं। नेफ्ता जेट वायुयान में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। जो नेफ्ता है उसका उपयोग जेट वायुयान में होता है। डीजल भारी इंजन युक्त वाहनों में होता है। डीजल का उपयोग भारी इंजन युक्त होते हैं, उनमें डीजल का उपयोग होता है। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन में होता है। पैराफिन, मोम का मोमबत्ती, मोम कलर, मोम कागज और वैसलीन और मरहम में किया जाता है। पैराफिन, मोम का और डामर स्फोट का सड़क बनाने में किया जाता है। यहाँ पर एक नोट है, जब पेट्रोलियम पदार्थ प्रभाजन विधि द्वारा एक दूसरे पृथक किया जाता है तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस और सबसे अंत में डामर पृथक होता है। यानी कि जब पेट्रोलियम गैस का प्रभाजन विधि द्वारा अलग किया जाता है तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस बाहर निकलती है और सबसे अंत में डामर पृथक होता है। इसी प्रकार सीएनजी और एलपीजी में हम यहाँ पर अंतर देखते हैं। सीएनजी को हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी को हम कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सीएनजी क्या होती है? गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है। और एलपीजी भी क्या होती है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मेथेन, यानी कि CH4। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होते हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। जो सीएनजी होती है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, वायु से हल्की होती है और एलपीजी वायु से भारी होती है। ज्वलन परास कम होती है सीएनजी की और एलपीजी की ज्वलन परास अधिक होती है। उपयोग मोटर गाड़ियों में सिलेंडरों में ईंधन के रूप में किया जाता है और एलपीजी का उपयोग घरेलू सिलेंडरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नोट है, एलपीजी से होने वाली घटनाओं से बचने के लिए इसके सिलेंडर में एथिल मर्केप्टोन नामक रसायन मिला दिया जाता है। यह एक तीक्ष्ण गंध युक्त रासायनिक पदार्थ है जो एलपीजी के रिसाव की सूचना प्रदान करता है। यानी कि यह एक प्रकार का पदार्थ है जिसकी तीक्ष्ण सुगंध होती है और उसका नाम होता है मर्केप्टोन, जो एलपीजी गैस के साथ ही डाला जाता है ताकि इसकी सुगंध से हमें पता चल सके कि एलपीजी गैस लीक हो रही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कोयला लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप आदि के कारण गहरी गहरी खाइयां मृदा से भर गई। ऐसा होने के कारण इन गहरी खाइयों में उपस्थित पेड़ पौधे मृदा में दब गई, यानी कि जो खायां हैं वो मिट्टियों से दब गई और जो खायों के अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी दब गए और उनमें मृदा के नीचे दबने के कारण तीन स्थितियां उत्पन्न हो गई, उच्च दाब, उच्च ताप और O2 एब्सेंट। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि उपरोक्त तीनों स्थितियों पर यह पेड़ पौधे मृदा के नीचे दबे रहने और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने के कारण कालांतर में कोयले में बदल गए। तो इस प्रकार से ये कोयले में बदल गए, यानी कि वो सभी जो पेड़ पौधे थे वो कोयले में बदल गए। कोयले के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पिट। जो पिट होता है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 60% होती है, यानी कि जो निम्नतम कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। इसके बाद है लिग्नाइट, ये बुरा कोयला कहलाता है। लिग्नाइट बुरा कोयला कहलाता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 67% होती है। तीसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस। इसमें मुलायम कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है और इस कोयले में कार्बन की मात्रा 80% होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो इस कोयले का उपयोग एक घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है? बिटुमिनस। किसको बुरा कोयला कहता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। कार्बन की मात्रा 67% किस में होती है? लिग्नाइट में होती है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। यह कोयला कार्बन की उपस्थिति कितनी होती है इस कोयले में? 90% से 98%। इस कोयले का उपयोग रेलगाड़ियों में ईंधन के रूप में या तापीय विद्युत गृहों में तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण करने हेतु किया जाता है। यानी कि जो एंथ्रासाइट कोयला है उसका उपयोग रेलगाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है और तापीय विद्युत गृहों में तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण करने के लिए इस कोयले का उपयोग रेलगाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है और तापीय विद्युत गृहों में तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। कोयले के उत्पाद देखिए, यहाँ पे निम्न 3 प्रकार के उत्पाद हैं। पहला है कोक। यह कोयला उत्पाद का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, यानी कि जो कोक है सबसे शुद्धतम रूप है कार्बन का। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका उपयोग धातु की निष्कर्षण हेतु
वात्या भट्टी में किया जाता है। जो कोक है इसका उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, किसमें? वात्या भट्टी में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कोयला कोयला गैस। यह कोक का जब कोक का निर्माण किया जाता है तो इसके निर्माण के साथ साथ गैस निकलती है जिसे कोयला गैस कहते हैं। यानी जब कोक का निर्माण होता है तो उसके साथ कुछ गैस भी निकलती है, वही गैस क्या होती है? कोयला गैस होती है। इसका उपयोग सड़कों पर रोशन करने के लिए किया जाता है, यानी कि सड़कों पर रोशनी उत्पन्न करने के लिए कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। कोल तार जिसे हम पेट्रोलियम तार भी कहा जाता है, यह 200 से अधिक रसायनों का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें 200 रसायन उपस्थित होते हैं जिससे कोल तार यानी कि पेट्रोलियम तार का निर्माण होता है। इसका उपयोग नेपथलीन की गोले बनाने में किया जाता है, जिनका उपयोग कीट व मोथ आदि को मारने के लिए किया जाता है। यानी कीट व मोथ को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोल तार यानी कि पेट्रोलियम तार का उपयोग किया जाता है। और नेपथलीन के गोले बनाने के लिए पेट्रोलियम तार और कोल तार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोगैस या बायोमास। जो बायोगैस है और बायोमास है, इनमें हम अंतर देखेंगे। जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि गोबर, मलमूत्र आदि से प्राप्त ऊर्जा को ही हम बायोगैस कहते हैं। कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बायोगैस किसे कहते हैं? जो जो जंतु होते हैं उनके गोबर व मलमूत्र से जो हमें प्राप्त होता है उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उसे हम गोबर गैस के नाम से डिनोट करते हैं। इसमें CH4 86% होता है। गोबर गैस में CH4 कितने परसेंट होता है? 86% होता है। बायोमास पादों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि भूसा, मृत कार्बनिक पदार्थ आदि से प्राप्त ऊर्जा को ही बायोमास कहते हैं, यानी कि पादों के अपशिष्ट। बायोगैस है वह जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है, परंतु जो बायोमास है वह पादों के अपशिष्ट से बनता है, जैसे कि भूसा, मृत कार्बनिक पदार्थ आदि से प्राप्त ऊर्जा को ही बायोमास कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में बायोडीजल वृक्ष जैसे कि रतनजोत, जेट्रोपा व करंज नामक पौधों से डीजल के समतुल्य रसायन प्राप्त या बनाए जाते हैं। यानी कि जो डीजल है वो किन से बनाए जाते हैं? जो बायोडीजल है, वर्तमान में जो बायोडीजल बनाए जा रहे हैं वो रतनजोत व करंज नामक पौधों से बनाए जाते हैं। कुछ अन्य ईंधन गैसें भी हैं यहाँ पे। भाप अंगार गैस या वाटर गैस जिसे हम कहते हैं CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं CO को। और वायु अंगार गैस यानी कि प्रोड्यूसर जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इन दोनों को ही हम यही कहते हैं। भाप अंगार गैस या वाटर गैस हो उसे भी CO+H2, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस हो तो उसे हम कहते हैं CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर ईंधन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहे और आप घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।